PFPAP से जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं फायर फाइटर 2 NFPA 1001 उसके चैप्टर 5 में से ड्राइव्ड कोर्स, जिस कोर्स के लिए NFPA 1001 चैप्टर 4 में से ड्राइव्ड कोर्स फायर फाइटर 1 एक प्री रिक्विजिट की हैसियत रखता है। तो पहले फायर फाइटर 1 करेंगे और फिर उसके बाद फायर फाइटर 2 करेंगे, फिर फायर इंस्ट्रक्टर कोर्स होगा और उसके बाद फायर ऑफिसर के डिफरेंट लेवल्स के कोर्सेज होंगे। तो अभी इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा इसके साथ हम आपको बताते चलें कि इसका लेआउट कैसा होगा। लेआउट तो आपने फिर एक दफ़ा जान लिया कि ये तो फायर फाइटर 1 जैसा ही है। इसके अंदर भी जर्नल का एक टॉपिक है, फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशंस हैं, ग्राउंड फायर ऑपरेशंस हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, और जो डिफरेंस एक क्रिएट हो रहा है और जो एक नई चीज़ आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि फायर फाइटर 2 ने जब फायर इंसिडेंट के ऊपर इंसिडेंट कमांडर नहीं होंगे तो उस वक्त एज एन इंसिडेंट कमांडर भी एक्ट करना है। तो इसके लिए कुछ कॉम्पिटेंसीज का इनके अंदर होना ज़रूरी है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें वही होते हुए उनका लेवल रेज है और उनका एंगल डिफरेंट है। उनकी अप्रोच एक आगे की है, एक सुपरवाइज़र की अप्रोच है, एक टीम लीडर की अप्रोच है। तो ये इस वजह से एक डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज़ ये आप देखें कि दोनों के अंदर सेम है। अब इनके आर्टिकल्स भी आपके सामने लिख दिए गए हैं कि किसके अंदर कितने आर्टिकल हैं, और फायर फाइटर 2 के अंदर 15 आर्टिकल बन रहे हैं। तो छोटे बड़े और मुख्तलिफ एंगल से ये मिला के अभी हम इनको 1 बाय 1 लेके चलते हैं। ये जो तमाम काम फायर सीन के ऊपर हो रहे होते हैं ये फायर फाइटर 2 कर रहा होता है, और साथ साथ उसने उसी तरीके से करने हैं। साथ एक इंसिडेंट कमांडर का भी रोल प्ले करना होता है। अगर वो नहीं आते, जब वो आते हैं तो कमांड उनको हैंड ओवर कर देता है जिस तरीके से हैंड ओवर करना होती है। तो फॉर क्वालिफिकेशन एट लेवल 2 एज पर NFPA 1001 फायर फाइटर 2 शेल मीट जनरल नॉलेज रिक्वायरमेंट्स, वही जो 5.1.1 में होंगी, और जनरल स्किल रिक्वायरमेंट्स, और जनरल स्किल्स रिक्वायरमेंट के अंदर भी वही चीज़ें होंगी जो कि 5.1.2 में होंगी। फिर है जॉब परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स जो सेक्शन 5.2 से लेकर सेक्शन 5.5 तक होंगी, और फिर उसके साथ साथ फायर फाइटर 2 को फायर फाइटर 1 भी क्वालिफाइड होना चाहिए। इसी NFPA 1001 का चैप्टर 4 जो है वो फायर फाइटर 1 कोर्स है, वो पहले क्वालिफाइड होगा तो फिर वो फायर फाइटर 2 की तरफ क्वालिफाई करेगा, के लिए एलिजिबल होगा। नॉलेज ऑफ इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। फायर फाइटर 1 को चूँकि वो इंसिडेंट कमांड सेंटर के साथ रिलेट होता है और इंसिडेंट कमांड सेंटर उसके लिए काम कर रहा होता है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम कर रहे हैं और मैंने किस तरफ से आके इनके साथ इंटैक्ट होना है। तो लेकिन चूंकि ये खुद एज एन इंसिडेंट कमांडर काम कर रहे होते हैं तो इसलिए इनको ICS उस कोर्स का नॉलेज इनको होना चाहिए कि किस तरीके से एक कमांड की जाती है और कमांड के कंटेंट्स क्या होते हैं, लीडरशिप क्या होती है, और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सीन कमांडर की, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंसिडेंट कमांडर की, वो क्या होती है, वो ये सारी फिल कर रहे होंगे। ये ICS जो है ये जो ICS है ये 200 भी है, 300 है, 100 भी है, डिफरेंट इसके लेवल्स हैं। इंसिडेंट सिर्फ फायर फाइटिंग ही नहीं है, फ्लड भी है, अर्थक्विक भी है, डिज़ास्टर किसी भी तरह का जो है वो उसको मैनेज करने के डिफरेंट तरीके बताए गए और उसके डिफरेंट कोर्सेज रखे गए हैं। इसी तरीके से टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, वो प्रोलॉन्ग एक्टिविटी भी हो सकती है, तो इस वजह से उन कोर्सेज के साथ साथ से ये फायर इंसिडेंट के लिए थोड़ा ज़रा ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, तो इसको इसमें शामिल किया गया है। फिर है फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर तो फायर फाइटर 1 को भी होना है, फर्स्ट एडर फायर फाइटर 2 को भी होना है। फायर फाइटर 2 के जो कंटेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको रोड मैप पता चल जाए, आपको एंगल पता चल जाए कि हमने जाना किधर है। जब तक कंटेंट्स का ना पता चले तो हर चैप्टर, हर टॉपिक जो सर पढ़ाती हैं तो वो वहाँ से सर से ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो इससे पहले कि वो चीज़ हो, आपको हम पूरे का पूरा एक इसका कंटेंट आपके हवाले कर रहे हैं ताकि आप उसको देख लें, समझ लें, और उसको जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक हो चुका है, कौन सा भी रह रहा है। 5.1 के अंदर जो जर्नल की रिक्वायरमेंट्स हैं वो जनरल नॉलेज रिक्वायरमेंट्स हैं और जनरल स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर 5.2 के अंदर फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशंस जितनी भी हैं वो सारी इसके अंदर आएंगी। बेसिक इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे जनरेट की जाती है, नीड फॉर टीम असिस्टेंस हो तो कॉल कैसे करनी है, ये चंद चीज़ें हैं जो कि इजाफी तौर पे हैं। अदरवाइज़ 4.2 वाली जो फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन है वो इसके अंदर शामिल हैं। फायर फाइटर 2 के लिए फायर ग्राउंड ऑपरेशंस जो हैं
जिस तरीके से फायर फाइटर 1 के लिए थे 4.3 में, इसके 5.3 के अंदर हैं, उसके 21 थे, इनके 4 हैं। तो ये कैसे ऑपरेशंस हैं? इसमें सबसे पहले है एक्सटिंग्विश एंड इग्नाइटेबल लिक्विड फायर। तो लिक्विड फायर के ऊपर काफ़ी डिटेल के साथ बात होगी और फायर फाइटर 2 को जो नॉलेज एक्स्ट्रा दिया जाएगा वो चीज़ होगी। दूसरी है जी कोऑर्डिनेट एंड इंटीरियर अटैक। जब आप इंटीरियर अटैक में एज ए टीम मेंबर काम कर रहे होंगे तो फिर आपने किस तरीके से काम करना है वहाँ पे। कंट्रोल अ फ्लेमेबल गैस सिलेंडर फायर, सिलेंडर में आग लगेगी तो उस वक्त आपने किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है। और चौथा काम है प्रोटेक्ट एविडेंस ऑफ फायर कॉज एंड रेस्क्यू। प्रोटेक्ट एविडेंस ऑफ फायर कॉज एंड ओरिजिन। तो फायर इंसिडेंट का काम करते हुए या फायर के टीम के अंदर होते हुए जो फायर इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है जो फायर की इन्वेस्टिगेशन करता है, उसकी कॉज एंड इफेक्ट को इस्टेब्लिश करता है, उसके लिए रेमेडी मेजर देता है, उसके करेक्टिव एक्शन देता है, लेसन लर्न सामने लेकर आता है। तो उसके लिए जो एक चीज़ बेसिक होती है कि आग कहाँ लगी, कैसे लगी, चीज़ें कैसी थी, जली हुई थी, धुआं था, क्या था, जिस हद तक हो सके, क्योंकि इसने फायर फाइट भी करनी है, फायर एक्सटिंग्विश भी करनी है, ओवरऑल भी करना है, चीज़ को ख़त्म तो करना है, लेकिन जिस हद तक उसकी कॉज इस्टेब्लिश हो सके उसको एज ए एविडेंस रखते हुए ये सर्व करेगा और असिस्ट करेगा और एक आसानी पैदा करेगा उस टीम के लिए जिसने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करनी है। फायर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेटर जब आएंगे तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ये वहाँ पे इसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटेट करे। फिर फायर फाइटर 2 के अंदर है रेस्क्यू ऑपरेशंस। फायर फाइटर 1 के लिए नहीं थी, 4.4 में फायर फाइटर 1 के लिए रेस्क्यू की ऑपरेशन जिम्मेदारी नहीं लगाई गई थी, लेकिन तैयारी में उसको शामिल रखा गया था और हमारे यहाँ होता है, होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन फायर फाइटर 2 को NFPA 1001 चैप्टर 5 में जो कोर्स ड्राइव होता है फायर फाइटर 2 का, वो कहते हैं जी इसको ऑपरेट भी करना है, एज ए टीम मेंबर उसने काम करने हैं। तो एक्सट्रिकेट द विक्टिम ट्रैप्ड इन मोटर व्हीकल एज अ पार्ट ऑफ टीम। गाड़ी के अंदर कोई विक्टिम फंस जाएगा, उसको निकालना है, बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर बहस होने वाली है। और फिर असिस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीम्स होंगी उनको भी रेस्क्यू डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उनके अंदर डिफरेंट टीम्स आती हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, तो उनमें ये उनके साथ असिस्ट करेगा। फिर है जी 5.5 फायर एंड लाइफ सेफ्टी इनिशिएटिव्स, प्रिपेयर्डनेस एंड मेंटेनेंस। इसके 5 आर्टिकल हैं और इसके अंदर जो फायर सेफ्टी सर्वे है वो भी कंडक्ट करेंगे फायर फाइटर 2 जो हैं, और उनके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी डेवलप होनी है और करनी है हमने कि वो फायर सेफ्टी का सर्वे भी कर सकें। सर्वे क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी तफसीलात आगे आने वाली हैं। प्रेजेंट फायर सेफ्टी इंफॉर्मेशन टू स्टेशन विजिटर्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल। तो फायर फाइटिंग के ऊपर लेक्चर्स भी देने हैं, प्रेजेंटेशन भी देनी है और लोगों को समझाना भी है। स्टेशन के ऊपर जो आएँ या कहीं और जाके भी कम्युनिटी के अंदर अगर लेक्चर करना है तो फायर फाइटर 2 जो है इस काबिल होना चाहिए कि वो जाके ये काम भी कर सके। फिर है प्रिपेयर अ प्री इंसिडेंट सर्वे। तो पहले भी एक प्रोएक्टिव अप्रोचेस तो वैसे होनी चाहिए कि हम पहले से फोर्सी कर लें कि यहाँ कौन सी फायर हो सकती है, कितना उसका फायर लोड होगा, कितने लॉसेस वो कर सकती है, तो उसको रेमेडियल मेजर के तौर पे क्या हम उसके प्रोटेक्शन के अरेंजमेंट्स करें। तो इस कॉम्पिटेंसी में भी फायर फाइटर 2 को होना चाहिए। देख लें किस हद तक फायर फाइटर 2 को वो कह रहे हैं, तो इसी हवाले से फिर कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना समझना पड़ेगा, कितना फायर फाइटर को नॉलेज होना चाहिए। फिर है जी मेंटेनेंस ऑफ पावर टूल्स, हैंड टूल्स और लाइटिंग इक्विपमेंट। जो भी मेंटेनेंस के टूल्स हैं, पावर प्लांट है वहाँ पे, और ये वो वाला पावर प्लांट नहीं है जी, ये फायर स्टेशन के ऊपर जो होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये जो मेंटेनेंस है उसके अंदर भी वो काम करेगा और ये सारी मेंटेनेंस की तफसील आने वाली है। तो ये एक थोड़ा सा एक वो नॉलेज था जो कि आपके साथ शेयर किया गया कि फायर फाइटर 2 ने किस तरीके से आगे काम करना है। थोड़ा सा इसके नॉलेज के ऊपर बात कर लेते हैं कि एज्यूमिंग एंड ट्रांसफरिंग कमांड विद इन एन इंसिडेंट सिस्टम। तो फायर इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो कमांड एज्यूम कैसे करनी है, कमांड हैंडओवर कैसे करनी है, ये उसके अंदर कॉम्पिटेंसी आनी है। वो जाके सीन साइज अप करेगा, वो जाके बंदों की यूटिलाइजेशन करेगा, वो कौन सा कंटेंट यूज़ करवाना है, पानी इस्तेमाल करवाना है, फोम करवानी है,
किस सम से करवानी, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश करके काम शुरू करा देगा। फिर जब उसने कमांड हैंड ओवर करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, तो किस तरह से वो ब्रीफिंग दे रहा होगा अपने आने वाले सीनियर को कि सर कब आग लगी थी, क्या चीज़ जल रही थी, क्या अभी तक हमने क्या इस्तेमाल किया, कितने लोग हो गए, कितनी गाड़ियाँ हमारी यहाँ पर लगी हुई, वो पूरी तफसीलात उनको देते हुए कमांड जो है ना उनकी हैंड ओवर करके टीम को ज्वाइन कर लेगा। फिर परफॉर्मिंग एंड असिस्ट, फिर आता है परफॉर्मिंग असाइंड ड्यूटीज़ इन कन्फर्मेंस विद द एप्लीकेबल NFPA। तो जो उसकी अपनी ड्यूटीज़ हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, जो NFPA के मुताबिक उसकी ड्यूटीज़ दी हुई हैं और वहाँ पर होनी चाहिए, वो फिर वहाँ पे उस काम को एज्यूम कर लेगा, शुरू कर लेगा और काम शुरू कर देते हैं। अदर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड AHJ प्रोसीजर्स, इसके अलावा और भी सेफ्टी प्रोसीजर्स जो हैं, लाइक कोई हैज़ार्डियस मटेरियल हो सकता है, कोई LPG CNG की बात हो सकती है, या और किसी तरीके का मटेरियल होता है, उसको जो स्पेशल हैंडल करना होता है और उसकी जो सेफ्टीज़ होती हैं वो भी करनी है। और इसके अलावा अगर अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन, जो उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है, जो कमांड है वहाँ की, जो फायर डिपार्टमेंट वाले हैं, उन्होंने कोई प्रोसीजर तय करके रखे हुए हैं, तो वो आपको पता है कि जो फायर फाइटर्स होते हैं सिर्फ वो लोग जो कि सिटी गवर्नमेंट के होते हैं, उन्होंने हर जगह जाना होता है, हर तरह की मार्केट्स में जाना होता है और हर कम्युनिटी में घूमना होता है। अदरवाइज जो डिपार्टमेंट की अपनी फायर ब्रिगेड्स होती हैं, लाइक एयरपोर्ट कर लें, फोर्सेस कर लें, और कंपनी फैक्ट्रीज कर लें, टेक्सटाइल मिल्स कर लें, जिन्होंने, तो वो उनको AHJ ही लीड कर रहा होता है, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं लीड कर रही होती, ना को उनको वफाक डील कर रहा होता है, वो वहीं पे एज अ डिपार्टमेंट डील हो रहे थे जैसे बाकी डील, वो उसी कमांड के अंडर होते हैं। तो अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन जिस तरीके से उनको गाइड करेगी वो काम उन्होंने करना है। फिर है जी द रोल ऑफ फायर फाइटर टू विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बात क्लियर होगी कि उसने अपना रोल भी करना है, बाकी भी करने हैं। तो 5.1.2 जनरल स्किल रिक्वायरमेंट्स, एबिलिटी टू डिटर्मिन द नीड ऑफ कमांड। आप उसके अंदर इतनी सलाहियत पैदा कर देंगे और होनी चाहिए कि वो कमांड, व्हाट इज़ कमांड, कोई ये फूलों की सेज तो होती नहीं है और कोई बादशाह की तरह एक आसान काम नहीं है आजकल के इन्वायरमेंट में और टेक्निकल फील्ड के अंदर कमांड करना, और फिर स्पेशली एक फायर इंसिडेंट के ऊपर कमांड करना, जहां सब उसी कमांडर की तरफ देख रहे होते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा और आपको कितनी देर में हम कंट्रोल करेंगे, क्या इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे जो एबिलिटी है वो उसके अंदर आनी है। फिर ये है कि ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट एन इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम अंटिल कमांड इज़ ट्रांसफर्ड। तो वो ऑर्गेनाइज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, बंदों को ड्यूटी के ऊपर लगाएगा और पानी को देखेगा, फोम को देखेगा, आग के बिहेवियर को देखेगा और इन्वायरमेंटल फैक्टर उसके सामने होंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है और स्ट्रक्चर की क्या सूरत है, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे कर रहा होगा एज ए इंसिडेंट कमांडर। और फिर जब तक कमांड नहीं आती उस वक्त तक ये जिम्मेदारियाँ वो करेगा, फिर वो आगे उसको ट्रांसफ़र करेगा। फंक्शन विद इन असाइन रोल इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो रोल, फंक्शन सारे हैं वो ये करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। फिर अगली चीज़ हम देखते हैं, ये भी एक छोटी सी मुख्तसर सी है, ये भी आपके सामने अभी हम इसको कवर कर लेते हैं। वीडियो अगर थोड़ी लंबी भी हो रही होगी तो जिन लोगों ने दिलचस्पी रखनी है और इस काम को लेना है वो तो मेरे साथ साथ चलते आएँ और टॉप मैनेजमेंट भी देखती रहे कि वहाँ पे क्या काम होने हैं। जो अगर दूसरा कर रहा हो तो जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। लीडरशिप तो किसी तौर पे या कमांड जो है ना वो किसी तौर पे किसी भी चीज़ से बड़ी जिम्मा नहीं हो सकती। जो एम्प्लॉयर है या CEO है उसकी तो हर तरह की जिम्मेदारी है। फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशंस, इनिशिएटिंग एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंग टू द JPRs इन 5.2.1 एंड 2.2 दो आर्टिकल हैं। इसके मुताबिक रिपोर्ट जनरेट करना, इनिशिएट करना और उसका रिस्पांस जनरेट करना, ये काम है। ये मुख्तसर से हैं। कंप्लीट बेसिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट करना, कब आग लगी थी, कैसे हमने आके उसको टैकल किया, जब आए थे तो क्या सूरत हाल थी, फिर हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करना शुरू की और अभी तक क्या इस्तेमाल कर लिया, कैजुअलिटी हैं या नहीं हैं, या कोई कैजुअलिटी हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हुई है नहीं हुई, अंदर कोई लोग ट्रैप तो नहीं हैं। वो सारी तफसीलात मैनेजमेंट से भी ले लेंगे और ख़ुद भी वो देख रहे होंगे। तो कंप्लीट करना है रिपोर्ट को, रिपोर्ट ठीक ठाक होनी चाहिए और एक सेंसिबल रिपोर्ट होनी चाहिए, उसमें कहीं भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए, वरना फिर रिस्पांस जो लेना है वो डिले भी हो सकता है और अप्रोप्रिएट भी नहीं होता। गिवन एन रिपोर्ट फॉर्म, गाइडलाइन एंड इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट फॉर्म होना चाहिए,
फॉर्मेटिंग तो बहुत ज़रूरी है। बगैर एक सिस्टमेटिक अप्रोच के काम करना वो फिर अच्छी बात नहीं है और एक सेंसिबल अप्रोच नहीं होती, साइंटिफिक भी नहीं होती और सिस्टमेटिक भी नहीं होती। तो फॉर्म्स होने चाहिए, गाइडलाइंस उनके अंदर होनी चाहिए और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस सीन की आपके पास होनी चाहिए ताकि ऑल पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड। जो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है वो, ये नहीं कि 2 बंदे इधर जा रहे थे 2 बंदे उधर जा रहे थे उनको भी साथ रिपोर्ट में बता दिया। जो आपकी अप्रोप्रिएट रिपोर्ट बनती है उसको आपने सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करना है। इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट एंड रिपोर्ट इज़ कंप्लीट। तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए और होनी कंप्लीट चाहिए। फिर आता है जी रिक्विजिट नॉलेज के लिए क्या होना चाहिए। गिवन कंटेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बेसिक रिपोर्ट कि क्या क्या उसके अंदर कंटेंट्स होने चाहिए, वो बार बार हमने भी बोल भी लिए, बता भी लिए और इन लिस्ट भी होते हैं। और पर्पस एंड यूज़फुलनेस ऑफ एक्यूरेट रिपोर्ट, जो उसका मकसद है, जो उसका मुफीद होना है वो उसके अंदर होना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट जिससे कुछ निकल ना रहा हो वो तो वक़्त का ज़िया है और फिर आग तो इंतज़ार नहीं करेगी ना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएक्यूरेट रिपोर्ट, एक नामुकम्मल रिपोर्ट भेजेंगे तो उसके जो नताइज सामने आएंगे वो भी फिर पता जाएगा, दोनों तरफ लग पता जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ ठीक नहीं है। हाउ टू ऑब्टेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायर्ड प्रोसीजर, आपने इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है और ये तफसीलात, ये कॉम्पिटेंसी आपके अंदर आए कि किसी से बात कैसे पूछनी है और अच्छे अंदाज में उस बात को ले लेना है। और फिर इसके लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो एबिलिटी टू डिटर्मिन नेसेसरी कोड, प्रूफ रिपोर्ट्स एंड ऑपरेट फायर डिपार्टमेंट कंप्यूटर। ये एक इजाफी चीज़ है जो कि फायर फाइटर 2 को आनी चाहिए और उसको इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और इक्विपमेंट नेसेसरी टू कंप्लीट द रिपोर्ट, अगर कहीं फैक्स पे भी काम करना पड़ता है, कहीं और तरह के इक्विपमेंट यूज़ करने कम्युनिकेशन के लिए, तो उतना कॉम्पिटेंट उसको होना चाहिए, कंप्यूटर्स भी उसको आने चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक फायर फाइटर 2 को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जी, कम्युनिकेट द नीड फॉर टीम असिस्टेंस। अगर टीम असिस्टेंस के लिए एक उसकी ज़रूरत के लिए, उसके असिस्टेंस के लिए कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो वो भी उसको पता होना चाहिए। उसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इस्तेमाल करने हैं, कोई SOP इस्तेमाल करनी है और दैट सुपरवाइज़र इज़ कंसिस्टेंटली इन्फॉर्म्ड ऑफ द टीम नीड्स। तो आप अपने सुपरवाइज़र को, अपने इंचार्ज को मुकम्मल तौर पे बताते रहें, लगातार उसको बताते रहें कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। एक ख़ास इंटरवल के बाद इंफॉर्मेशन सिट्रप उसको भेजते रहें, सिचुएशनल रिपोर्ट उसको भेजते रहें कि अब सूरत हाल क्या है, ताकि वो बाखबर रहे और उसको अगर कोई रिएक्शन जनरेट करना है, कोई रिस्पांस जनरेट करना है तो वो अपनी जगह पे बैठ के एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके, एक एजुकेटेड और सेंसिबल डिसीजन ले सके। ना कि काफ़ी देर तक आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ही ना जाए और वो ब्लैंक हो, ब्लाइंड हो, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो डिपार्टमेंटल SOPs को फॉलो करना है और असाइन टास्क को कंप्लीट करना है। ये सारे काम हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर करने हैं। इनके लिए जो स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं, SOP फॉर अलार्म असाइनमेंट एंड फायर डिपार्टमेंट रेडियो कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पर जो है फायर फाइटर 2 जो है वो आके जो SOP है अलार्म असाइन की वो ऑपरेट करेगा और उसको फॉलो करेगा। तो फिर फायर डिपार्टमेंट की रेडियो कम्युनिकेशंस भी हैं, प्रोसीजर जो फायर फाइटर 1 को सिखाए गए थे, बताए गए थे, उन्हीं को फॉलो करते हुए वो इसको आगे लेके चलेगा। फ्रीक्वेंसी हो और भी जितनी भी तफसीलात हैं या कोई स्पेशल है तो वो उनको फॉलो करते हुए जाएगा। स्किल रिक्वायरमेंट्स की जहाँ तक बात है तो एबिलिटी टू ऑपरेट फायर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, येस ऑफ कोर्स, इसको पता होना चाहिए कि ये इक्विपमेंट कैसे हैं, फील्ड सेट कैसे हैं, हैंड सेट कैसे ऑपरेट होने हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लगा लेकिन आज हमने फायर फाइटर 2 को भी कर लिया है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये 3-4 वीडियोज़ के अंदर ख़त्म हो गए, ये दोनों कोर्सेज़ आपके सामने आ जाएँ और फिर उसके ऊपर आप 1001 फायर फाइटर 1, फायर फाइटर 2 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हुए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खड़े हो जाएं और बता दें कि उसके अंदर ये कंटेंट्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये चीज़ें हैं और इतना नॉलेज आपके पास पहुंच चुका है। तो फायर फाइटर ही ने फायर फाइट करनी है फील्ड के अंदर उतर के, फायर इंसिडेंट के ऊपर जाके। तो इसलिए इंसिडेंट हो या इंसिडेंट कमांडर हो, उन्हीं शोलों के और उसी धुएँ के और उसी टॉक्सिक माहौल के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।
अपना और अपने गिरदोपेश का फायर सेफ्टी के हवाले से ख्याल रखिएगा। और इस चैनल के भी थोड़ा सा वो काम शाम जो होते हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स वैसे की सारी चीज़ें बाकी साथियों को भी कहते रहिएगा। और वॉच टाइम का भी थोड़ा वो कुछ कर लीजिएगा जो तरतीब हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हिम्मत बना लें और एक दफ़ा फिर से तैयार हो जाएं जो फायर फाइटर 2 हमारे साथ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।